सॉलिड केमिस्ट्री सिलेबस में सॉलिड स्टेट का नया चैप्टर जुड़ा है। ये हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और ये जो सॉलिड स्टेट का जो यूनिट सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में जुड़ा है, इसका हम लोग रिवीजन लेने वाले हैं कुछ वीडियोस में। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। इससे हम लोग शुरू करते हैं, इसका रिवीजन लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो सॉलिड स्टेट में जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड्स में थर्मल एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। और थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा गैसियस फिजिकल स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में सबसे कम होती है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हाई होते हैं, इसीलिए सॉलिड्स के जो पार्टिकल हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, कम से कम स्पेस उनके बीच में होता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनका मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप भी डेफिनेट होती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस इनमें काफी कम होते हैं, यानी कि पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, एक दूसरे को टच किए रहते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और थर्मल एनर्जी हम बात कर चुके हैं, ये काफी कम होती है। और सॉलिड्स का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन यहाँ पर फिक्स होती है, इसलिए वो केवल अपनी अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते, केवल अपनी पोजीशन के अराउंड वो ओसिलेट कर सकते हैं, है ना। वो केवल वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन पर, अपनी पोजीशन से वो मूव नहीं कर सकते। ये इनकम्प्रेसिबल है, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हम। रिजिड है यानी कि ये दृढ़ है ना, ये आप जानते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड्स को बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक है आपका एमोर्फस एक्रिस्टलीय और एक है आपका क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसका क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, क्या बेसिस है? बेसिस है इनका नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इनके संघटक कण है, उनके अरेंजमेंट की क्या व्यवस्था है, उस अरेंजमेंट की क्या प्रकृति है, उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एमोर्फस क्या है और क्रिस्टलाइन क्या है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हम चलते हैं सीधे ही, हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, उस टेबल में चलते हैं सीधे। यहाँ से हम पूरे जो डिफरेंसेस हैं, पूरे पॉइंट्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के और एमोर्फस सॉलिड के, वो यहाँ से हम इस टेबल से कवर करेंगे। एक्चुअल में मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, ये चैप्टर की समरी, सारी की सारी समरी हम कुछ टेबल्स में रख सकते हैं, यानी कि 5 या 6 टेबल्स है, उन टेबल्स में ये पूरा चैप्टर आ जाता है। ओके, तो ये सबसे पहली टेबल है। सबसे पहले देख लेते हैं शेप। शेप में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनमें काफी सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और उन छोटे छोटे क्रिस्टल्स की जो शेप होती है वो कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है, यानी कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, यानी कि उनकी ज्यामिति होती है वो निश्चित होती है। इसी तरह से इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, संगठक कण हैं, उनमें उनकी जो आकृति होती है वो इरेगुलर होती है, किनमें? एमोर्फस में। तो ये सबसे पहला और मेन डिफरेंस है, इनकी निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप होती है, इनमें इरेगुलर शेप होती है। दूसरा है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट संगठक कणों का क्या ऑर्डर है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इसका मतलब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और एमोर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर 2। तो इसमें सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि निश्चित अरेंजमेंट होता है ना। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि वो जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो चाहे कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो, कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो, उसमें वो जो ऑर्डर है, रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, उसी ऑर्डर में वो फॉलो होता है। और पूरे क्रिस्टल में सेम ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, एक ही पैटर्न होता है पार्टिकल्स के व्यवस्थित होने की, उनके अरेंज होने की, वो पूरे क्रिस्टल में फॉलो होता है, चाहे क्रिस्टल का छोटा सा पीस हो और चाहे क्रिस्टल का बड़ा पीस हो। उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि वो ऑर्डर अपने आप को रिपीट करके पूरे क्रिस्टल का निर्माण करता है। इसी तरह से यहाँ है कोई
रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है ना, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट। और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब हो गया कि इनमें जो ऑर्डर होता है वो एक शॉर्ट रेंज के लिए ही होता है ना, वो अपने आप को बार बार रिपीट कर, पूरे क्रिस्टल में वो बार बार रिपीट नहीं होता है। छोटी सी डिस्टेंस के लिए कुछ और ऑर्डर होता है, फिर कुछ नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए कुछ और ऑर्डर होता है, फिर कुछ नेक्स्ट पार्ट में कुछ और ऑर्डर होता है। इसलिए एक ही जो जो एमोर्फस सॉलिड है उनमें पार्टिकल्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है ना, यानी कि ऑर्डर है वो ज्यादा पूरे क्रिस्टल में सेम नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीस में सेम नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट इनके शार्प होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि बिल्कुल पिन पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का जैसे फिक्स है, हमने ले लिया एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 713 केल्विन है, इसका मतलब ये हो गया कि 712.9 पर यह सॉलिड रहेगा और जैसे ही 713 अचीव होगा ये लिक्विड में बदल जाएगा, यानी कि बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल पिन पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। एमोर्फस सॉलिड्स का तो आप जानते ही हैं, इनका डेफिनेट और शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलते भी नहीं है। इनको पिघलने के लिए या मेल्ट होने के लिए इनको टेम्परेचर की एक रेंज चाहिए। जैसे प्लास्टिक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो पिघल गया, आप उसको हीट करेंगे वो पहले सॉफ्ट होगा, फिर थोड़ा और सॉफ्ट होगा, फिर वो कब मेल्ट होने लग गया, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ, आप नहीं बता सकते। इसलिए एमोर्फस सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर की एक रेंज चाहिए, यानी कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट इनमें नहीं होता है और इनमें होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अब जब मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया है ना, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कि गलन की जो उष्मा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वो भी क्या है, निश्चित और कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, और इनमें ये नहीं होती है एमोर्फस सॉलिड्स में। क्लीवेज प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर जिसको बोलते हैं, जो पूरे क्रिस्टल में वो वही ऑर्डर फॉलो होता है, इसलिए उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। इस रेगुलर अरेंजमेंट में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्लेन्स में अरेंज होते हैं, प्लेन्स में। इसलिए जैसे ही आप इसको एक शार्प एज टूल से इसको काटोगे, किसको? किसी भी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसको आप कट करेंगे या उसको पीसेस में तोड़ेंगे, तो जो नई सरफेस जनरेट होगी वो प्लेन और स्मूथ होगी। जैसे हम मिश्री के कोई पीस है उसको तोड़ते हैं हाथ से, तो जो नया सरफेस आता है वो भी प्लेन और स्मूथ होता है। आपने बड़ा एक नमक का पीस देखा होगा, आप उसको टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे उनके जो सरफेसेस होंगे वो प्लेन होंगे और स्मूथ होंगे। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की क्लीवेज प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं एमोर्फस, और इनमें जो इनका क्लीवेज करने से, यानी कि इनको दो टुकड़ों में बांटने से इनके जो नए सरफेस जनरेट होते हैं वो इर्रेगुलर होते हैं। और क्लीवेज के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, ये देखिए ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो यहाँ पर जो सरफेस है वो स्मूथ है, और आपका ये एमोर्फस सब्सटेंस है एक्रिस्टल, ये इसमें इर्रेगुलर क्लीवेज होता है, यानी कि इर्रेगुलर सरफेस, रफ सरफेस इसमें जनरेट होती है, इर्रेगुलर सरफेस। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी है। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में होती है और एक्रिस्टली यानी कि एमोर्फस सब्सटेंसेज क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। एनाइसोट्रोपी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एनाइसोट्रोपी, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि ये एनाइसोट्रोपी शो करते हैं। कौन? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, अब एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी क्या है वो फटाफट से देख लेते हैं। एक्चुअल में जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक तो हम जानते ही हैं, वो क्या होता है? वो होता है कि पार्टिकल्स का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, जिसको बोलते हैं रेगुलर अरेंजमेंट होता है ना, हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, और वो पूरे क्रिस्टल में फॉलो होता है, इसलिए उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। ये एक क्रिस्टल, ये सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। उसमें आप देखिए दो तरह के पार्टिकल हैं, एक तो ये वाले जिनको मैंने भी बोला किया है ये, और एक ये वाले पार्टिकल्स हैं, है ना। दो तरह के पार्टिकल हैं, ये एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है। देखिए अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है, जैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज
को यदि हम लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में मेजर करें, जैसे एक डायरेक्शन तो हमने लिया ए टू बी, ये देखिए ए टू बी एक डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन है सी टू बी। तो ए टू बी डायरेक्शन में यदि हम लोग कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इनको मेजर करते हैं, तो ए टू बी डायरेक्शन में इनकी वैल्यू कुछ और आएगी, है ना, और C2 जो डी डायरेक्शन है उसमें इनकी वैल्यू कुछ और आएगी, है ना। इसका मतलब हो गया कि डिफरेंट डायरेक्शंस में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है ना। इसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपी, विषम देशिकता, एनआइसोट्रोपी, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अब ये क्यों होता है वो आप यहां समझ सकते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज होते हैं उनमें क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में पार्टिकल्स का डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। जैसे हम ए टू बी डायरेक्शन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर किया, तो आप देखिए ए टू बी डायरेक्शन में एक तरफ ये वाले पार्टिकल हैं, है ना, और दूसरी तरफ दूसरे वाले पार्टिकल हैं, तो यहाँ इस तरह का अरेंजमेंट है। जबकि आप सी टू डी डायरेक्शन में जाएंगे तो आप देखिए अल्टरनेट ऑर्डर में है ये पार्टिकल, ये देखिए एक के बाद एक पार्टिकल चेंज हो रहा है, अल्टरनेट ऑर्डर में है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों डायरेक्शंस में पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट है दोनों डायरेक्शंस में, इसलिए दोनों डायरेक्शंस में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट आती है ना। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। और ये जो आपके एमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं इनमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होने का कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, है ना, इरेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का। इसलिए आप किसी भी डायरेक्शंस में आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर कर लो, है ना, उसकी वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाली है। इसलिए जो एमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ये मैंने यहाँ पर ये एनसीईआरटी का फिगर 1.1 है, इसमें जो ए फिगर है वो क्वार्ट्ज है, ये क्वार्ट्ज है, और ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है, ये क्वार्ट्ज ग्लास है, ये एमोर्फस सब्सटेंसेस है, यानी कि एक्रिस्टल ये है, ठीक है। तो ये था आपका एनाइसोट्रोपी का, आपको समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं और एमोर्फस सब्सटेंसेस ये आइसोट्रोपिक होते हैं। यहाँ इनका मीनिंग भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये देखिए एमोर्फस सब्सटेंसेस में हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, और क्रिस्टलीय में देखिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये इसका मीनिंग इन्होंने यहीं पे लिख दिया। 7th नंबर जो डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में वो है आपका, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रू सॉलिड है, एक्चुअल में सॉलिड इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रू सॉलिड्स है। और ये जो है एमोर्फस सब्सटेंसेस ये बेसिकली इनकी जो सिमिलरिटी होती है वो लिक्विड से होती है। जैसे लिक्विड में पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होने का कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं होता, रेंडमली पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो वैसे ही एमोर्फस सब्सटेंसेस में भी यही होता है कि पार्टिकल्स का रेंडम अरेंजमेंट होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इसलिए जो एमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं वो लिक्विड से सिमिलर होते हैं, लिक्विड से सिमिलर होते हैं, लिक्विड जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। इसीलिए एमोर्फस सब्सटेंसेस को, एमोर्फस सॉलिड्स को हम लोग ट्रू सॉलिड नहीं बोलते, उनको स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड्स, यानी कि ट्रू सॉलिड नहीं है, स्यूडो सॉलिड यानी कि सॉलिड जैसे लग रहे हैं लेकिन सॉलिड नहीं है, आभासी सॉलिड। या फिर इनको बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर लिक्विड से मिलती जुलती है, इसलिए सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये हो गया जैसे कोई भी लिक्विड है उसको हम फ्रीज कर देते हैं, है ना, उसको फ्रीज कर देते हैं तो पार्टिकल्स के जो जो क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो एमोर्फस सब्सटेंसेस हैं ये इस तरह से होते हैं जैसे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है उसको हमने अचानक टेम्परेचर कम करके उसको फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करने में क्या हुआ, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, मतलब जैसे लिक्विड में था वैसे की वैसे ही सॉलिड में आ रहा है, इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। इसलिए एमोर्फस सब्सटेंसेस ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर लिक्विड से मिलती जुलती है। ऐसा लगता है कि कोई लिक्विड है उसका अचानक टेम्परेचर कम करने से वो जम गया है, इसलिए इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। किनको, एमोर्फस सब्सटेंसेस को। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो, पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो लिक्विड से मैच करता है। यस,
ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सच में ट्रू सॉलिड्स कौन से हैं। आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और एमोर्फस सॉलिड्स कौन से हैं, आपके ये स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड हैं जिनकी स्ट्रक्चर लिक्विड से मिलती जुलती है। इसीलिए इसीलिए एमोर्फस सॉलिड्स में फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। सुन लीजिए, ये डिफरेंस टेबल में नहीं है। एमोर्फस जो सॉलिड होते हैं वो फ्लो होते हैं, जैसे आपकी जो लिक्विड फ्लो होता है वैसे ही फ्लो होते हैं। इसलिए जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं एंशिएंट टाइम की, है ना, 500,000 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनके जो जो खिड़कियों में जो ग्लास मिलेगा, आपको शीशा मिलेगा, वो क्या होगा, नीचे से जो वो जो ग्लास पैन है वो आपको बॉटम में आपको थिक मिलेगा, यहाँ से वो आपको मोटा मिलेगा, क्योंकि फ्लो होने की प्रॉपर्टी की वजह से ये जो ग्लास है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये क्या है कि ऊपर से नीचे धीरे धीरे बह रहा है, इसलिए बॉटम में से वो मोटा हो गया, ऊपर से वो पतला रह गया। तो इसलिए ये इनको सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी कि इसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे लिक्विड में होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा और क्या बच गया एनसीईआरटी में से, अभी देख लेते हैं। ये सारा हमने कवर कर लिया है। एनाइसोट्रोपी हमारा हो गया है। एनाइसोट्रोपी का मतलब है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, है ना। सबसे पहली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं देख लीजिए। जहां भी ग्लास लिखा हो एमोर्फस, रबर लिखा हो एमोर्फस, प्लास्टिक हो एमोर्फस, जितने भी पॉलीमर हैं फ्रेंड्स, जितने भी पॉलीमर आप जानते हो वो सारे एमोर्फस होते हैं। इनके अलावा जो भी बच गया वो सब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज हैं। जैसे जितने भी मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, आयरन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, सब क्रिस्टलाइन है। बहुत सारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी हैं, फोस्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, कार्बन है, ये सब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेफ्थलीन है, ग्लूकोज है, बेंजोइक एसिड है, ये सब क्रिस्टलाइन होते हैं। सॉलिड SO2 है, सॉलिड CO2 है, आपकी आइस है, ये सब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ट्रिक को, कि आपका ग्लास, रबर, प्लास्टिक और पॉलीमर ये अमोर्फस है, इनके अलावा बाकी सब क्या है, आपके क्रिस्टलाइन। इसी बीच दो टर्म है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है आइसोमोर्फिज्म, एक है पॉलीमोर्फिज्म, है ना, यानी कि समरूपता और बहुरूपता। आइसोमोर्फिज्म तो उसको कहते हैं जब दो दो कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, सब्सटेंसेज हो, है ना, उनका एक जैसा केमिकल कंपोजिशन हो। जैसे ये देखिए, मैंने जहां पर गोला किया है सोडियम आर्सेनेट और ये है सोडियम फॉस्फेट, इनका एक जैसा केमिकल कंपोजिशन है, वो ही Na3 एलिमेंट। एक में आर्सेनिक है और एक में आपका क्या है, फोस्फोरस है, एक में आपका आर्सेनिक है, और वही O4, वही इसमें O4, वही इसमें Na3। तो एक जैसा केमिकल कंपोजिशन है। तो ऐसे दो सब्सटेंसेस जिनका एक जैसा क्या हो, सिमिलर केमिकल कंपोजिशन हो, है ना, और उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी सिमिलर हो, उनको हम बोलते हैं आइसोमोर्फिज्म। वापस बता देता हूं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका एक जैसा सिमिलर केमिकल कंपोजिशन हो और सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो, क्रिस्टलीय फॉर्म हो उनकी सिमिलर, उसको बोलते हैं हम आइसोमोर्फिज्म। दूसरा टर्म है पॉलीमोर्फिज्म। पॉलीमोर्फिज्म वो हो गया जब एक ही सब्सटेंस, आपका एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलीय अवस्थाओं में पाया जाए, यानी कि एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो अलग अलग क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, उनको उनमें से एक को बोलते हैं कैल्साइट और एक को बोलते हैं एरेगोनाइट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की ही दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक से ज्यादा क्रिस्टलीय अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमोर्फिज्म। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पॉलीमोर्फिज्म। और पॉलीमोर्फिज्म यदि एलिमेंट्स में हो, पॉलीमोर्फिज्म एलिमेंट्स में हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलोट्रोपी, है ना। जैसे कार्बन में होती है, कार्बन की एक फॉर्म डायमंड होती है, एक फॉर्म आपकी ग्रेफाइट होती है। तो पॉलीमोर्फिज्म यदि एलिमेंट्स में हो तो उसको एलोट्रोपिक फॉर्म बोलते हैं, और यदि सब्सटेंसेज में हो, कंपाउंड्स में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमोर्फिज्म, है ना। तो ये हुआ। अब हम फटाफट ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ है क्या, PDF कुछ होना चाहिए। यस, सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लेते हैं फटाफट से। और ये कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये देखिए।
इन्होंने कहा है कौन सी कंडीशन है वो फेवर करती है सॉलिड्स को, तो आप जानते हैं लो टेम्परेचर, लो थर्मल एनर्जी हमने अभी देखा ना, तो लो टेम्परेचर सॉलिड स्टेट को फेवर करता है ना। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बेचारा मेल्ट हो जाएगा, इसलिए लो टेम्परेचर। ओके, अब इन्होंने कहा है कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कौन सा ऐसा है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये नहीं है भाई, आइसोट्रोपिक या एमोर्फस का होता है, बाकी सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अप्लाई होते हैं। मैंने आपको कहा था, ट्रिक बताई थी मैंने, एमोर्फस सॉलिड इन्होंने पूछा है कौन सा है, ट्रिक मैंने बताई थी, ग्लास होना चाहिए, पॉलीमर होना चाहिए, है ना, है ना, तो ये सारे, और प्लास्टिक होना चाहिए, रबर होना चाहिए, ये सब एमोर्फस है, बाकी सब क्रिस्टलाइन है। तो क्वार्ट्ज ग्लास लिखा हुआ है, ये आपका एमोर्फस है, उसके अलावा बाकी सब क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो इस तरह के इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5th नंबर। इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वैल्यू ऑफ यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्वार्ट्ज ग्लास के लिए वैल्यू के बारे में क्या सही है। तो भाई क्वार्ट्ज ग्लास तो एमोर्फस है ना, क्रिस्टलीय है, और एमोर्फस तो आप जानते ही हैं रिफ्रैक्ट आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू सारी डायरेक्शंस में सेम आती है ना, तो सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये हो गया, ये सही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं। एमोर्फस सॉलिड के लिए कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है भाई, अभी देखते हैं। ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन इन सर्टेन टेम्परेचर, यस ये सही है, कुछ टेम्परेचर पे वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग लॉन्ग टाइम, यस ये भी सही है, बहुत दिनों तक रखने से वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं। इसीलिए बहुत पुराना ग्लास होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो मिल्की हो जाता है। जैसे आप एंशियंट बिल्डिंग के जो ग्लास देखेंगे ना, वो मिल्की हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े थोड़े क्रिस्टलीय हो गए, इसलिए ये भी सही है। एमोर्फस सॉलिड को मोल्ड कर सकते हैं और दूसरी शेप दे सकते हैं, यस ये दे सकते हैं प्लास्टिक के केस में। हाँ, एमोर्फस सॉलिड एनाइसोट्रोपिक नहीं होते भाई, ये इसमें सही आंसर है, ये नहीं होता एमोर्फस के लिए, बाकी ये 3 होते हैं। तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखिए देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पलर क्वेश्चन ने आपको ये नहीं सिखाया कि इसका आंसर क्या है, इसने ये सिखाया कि आपको एमोर्फस के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एमोर्फस की ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है ना। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट के लिए इसने पूछा है, हम जानते हैं ना शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनमें और लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ऑप्शन बी आएगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लेटिस, यानी कि कितना भी बड़ा क्रिस्टल हो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसी के साथ हमारे पास कुछ और क्वेश्चन भी है क्या, देखते हैं। नीट की एग्जाम के कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ है तो सही। ग्लास, ये 91 में भाई, बहुत पुराना है भाई, 30 साल हो गए। ग्लास क्या है, तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, क्योंकि ग्लास एमोर्फस होते हैं और एमोर्फस सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, इसलिए ग्लास एक एमोर्फस सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये आंसर इसमें सही है। ये देखिए जरा, मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज, क्लीवेज क्यों दिखाते हैं भाई, क्लीवेज प्रॉपर्टी हमने अभी देखा ना, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस शो करते हैं, एमोर्फस क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्लेन्स में अरेंज होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, तो आंसर आएगा डी, कि इनमें पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज्ड इन प्लेन्स, इसलिए ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी के साथ ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना वो 2 टर्म आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म, उनमें से कभी भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। यस, एक सब्सटेंस की 2 या 2 से ज्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे, है ना। तो ये था आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप जरूर सोल्व कीजिए। 1.3 इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का को क्लासिफाई करवाया है। आप ध्यान रखिए जितने भी पॉलीमर हैं सारे पॉलीमर एमोर्फस है, जैसे पॉलीयूरिथेन एमोर्फस, है ना। आपका टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जानते हो ना आप लोग, प्रेस और नॉन स्टिक जो कुकवेयर आते हैं आपके उनमें, तो ये भी एमोर्फस। आपका सेलोफेन प्लास्टिक होता है एमोर्फस, आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है पीवीसी एमोर्फस। तो जितने भी पॉलीमर हैं वो सारे एमोर्फस। आपका फाइबर ग्लास है, ग्लास आ गया ना, ग्लास शब्द आते ही आपका ये एमोर्फस हो गया। इसके अलावा जितने भी बचे हैं वो सारे क्रिस्टलीय हैं, तो आपको वही ट्रिक ध्यान रखनी है, सारे प्लास्टिक, ग्लास जहां पर आ गया, रबर आ गया या फिर पॉलीमर आ गया, वो सारे एमोर्फस हैं, बाकी सब आपको क्रिस्टलीय मानना है, ठीक है। ये 1.5 ये इंपॉर्टेंट है, इसने कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। ये कहा है कि
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सारी डायरेक्शन में सेम आई है ना, तो उसकी नेचर बताओ बोल करके, सारी डायरेक्शन में सेम आई है तो वो आइसोट्रोपिक हो गया। और आइसोट्रोपिक कौन होते हैं भाई? एमोर्फस होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो ये जो वीडियो हैं, रिवीजन के वीडियो, ये आपको पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा के साथ जब तक आपका एग्जाम यानी कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम नहीं होता है। मैं भी नहीं छोड़ूंगा आपको पढ़ाना, आप भी मत छोड़िए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।